Hey guys, welcome back to our YouTube channel for learning with Shweta. So, this is me Shweta Yadav, and in this is part 6 of class 10 science, and the chapter name is life processes. So, in this part, we are going to study about ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इससे पहले हमने 5 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा था। न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसके बाद ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड देन रेस्पिरेशन। ओके, सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन in human beings. Okay, so let's start. We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and various materials in our bodies. तो हमने पहले क्या देखा था कि अपने प्रीवियस सेक्शन में ये देखा कि जो ब्लड होता है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल हमारे पूरे बॉडी में वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो मतलब कि ब्लड एक प्लाज्मा, मतलब कि एक प्लाज्मा होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उसमें आपका वाटर भी होता है। ठीक, जिसमें हर तरीके का आपका मटेरियल पाया जाता है। ठीक, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या करती है कि जो भी आपका फूड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमेशा डिजॉल्व फॉर्म में आपके पूरे बॉडी में पूरे सेल्स तक पहुंचाती है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाई द रेड ब्लड सेल्स। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा आपका कैरिड होता है, क्योंकि वो उनकी एफिनिटी जो होती है, उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है। मतलब कि हीमोग्लोबिन ही वो हीमोग्लोबिन से वो मिल के आपका जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। मैनी अदर सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड। मतलब कि और भी बहुत सारे सब्सटेंस हो गए, जैसे सॉल्ट हो गया, हमारे ब्लड के द्वारा वो सारी चीज़ें भी हमारे पूरे बॉडी में क्या की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। विद thus a need pumping organ to push blood around the body and a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। तो मतलब कि जैसे कि अगर हमको अब हमको ये पूरी जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो फूड हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे मटेरियल को हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाना है। और आपका मान लीजिए ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, वहाँ कहाँ पे एक्सचेंज होता है, लंग्स में, लेकिन हमारे पूरे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए एक पंप की ज़रूरत होगी जो कि उसे आपके ऑक्सीजन या फिर किसी भी चीज़ को या फिर ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करेगा। मतलब जैसे पंप पानी को पुश करता है, वैसे आपका एक पंप चाहिए जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करेगा और उसके द्वारा, और एक नेटवर्क चाहिए। मतलब कि जैसे कि पानी को पहुंचाने के लिए पाइप हम लगाते हैं अपने पंप में, उसी तरह हमारे अंदर जो पंप है उसमें भी कुछ पाइप्स चाहिए जिसके थ्रू आपका जो भी ब्लड है वो सारे सेल्स में पहुंच सके। ठीक है, तो वही जो आपका पंप होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो पंप होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट। और आपके जो नेटवर्क होती हैं, जो मतलब पाइप्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेजल्स। ठीक, और इसमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि अगर आपका नेटवर्क कभी भी ख़राब होता है तो उसको फिर से डैमेज होता है तो उसको फिर से बनाया जा सके, उसको फिर से रिपेयर किया जा सके। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे पंप, मतलब कि हमारे हार्ट पे। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फीस्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, वो कैसा, मतलब कितना बड़ा होता है, हमारे फीस्ट के बराबर, मतलब हमारी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतना ही आपका जो हार्ट है वो उतना बड़ा होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, पहला हमारा ये चैम्बर हो गया, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। फिर यहाँ पे एक और इसके नीचे जो चैम्बर बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके बाद इधर एक चैम्बर है जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम। और उसके नीचे एक चैम्बर है जिसको हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। ठीक है,
और ये आपकी जो ये दिख रहा है इसको, ये सारी क्या वो हैं आपके ब्लड वेसल्स हैं, आयोटा, वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेप्टम दिखेगा जो डिवाइड करता है आपके वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक। ताकि इधर जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इस साइड कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि वो जिसमें ऑक्सीजन होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपका हार्ट का स्ट्रक्चर, जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. क्योंकि हम जानते हैं हमारे बॉडी में मतलब कि ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड भी पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, और जो जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी पूरी बॉडी से निकाल के बाहर आपको भेजना है। इसीलिए ये दोनों जो ब्लड हैं ये मिक्स ना हो, इसके वजह से हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स बनाए गए हैं, 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं, ओके। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ज़्यादा होता है, वो लंग्स तक जाता है ताकि उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस ब्लड से रिमूव किया जा सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, ठीक। और फिर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है वो फिर आपका हार्ट तक लाया जाता है ताकि वहाँ से हार्ट उसको पंप करे, उसको पुश करे और पूरी बॉडी में वो आपका फिर ट्रांसपोर्ट हो सके जो आपका ऑक्सीजन है, ओके। सो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर आपका जो ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो क्या किया जाता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो आपका हार्ट जो है उसको पंप करता है और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक। तो इस पैरा में ये बताया गया है कि आपका जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड को हम लंग्स तक पहुंचाते हैं, फिर वो लंग्स से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, और फिर लंग्स से वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है वो हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट से वो पूरी बॉडी में हमारे पहुंचता है, ठीक। हार्ट हमारा पंप करता है तो पूरी बॉडी में पहुंचता है, ओके। सो वी कैन फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप इन 6.11। तो एक यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो है इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारे बॉडी में कैसे कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है कहाँ को जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है कहाँ को जाता है, ओके। या oxygen rich blood from chamber of the left of the heart or on the left atrium. This the left atrium relaxes when it collecting this blood, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक, वो पहले क्या करता है कि जैसे यहाँ लंग्स हैं, लंग्स पे सारा आपका जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आएगा, ठीक। तो लंग्स से फिर कहाँ जाता है ये आपके लेफ्ट एट्रियम में, ओके। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे हमने यहाँ पे देखा था दैट लेफ्ट एट्रियम आपका यहाँ पे है, ठीक। तो लेफ्ट एट्रियम में तो यहाँ से जो ब्लड है आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक। और फिर वो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड, वो आराम से अपना रिलैक्स कर देगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। तो पहले रिलैक्स होता है और फिर वो क्या करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो इसके नीचे है, ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये आपका एक्सपेंड करता है तो आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो आपका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो वो किसके अंदर आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ओके। नाउ when the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out of the body,
और उसके बाद अभी हमने देखा यहाँ लंग्स है, ठीक, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स से आपका ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो आया आपके लेफ्ट एट्रियम में, और फिर वहाँ से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जो जो भी ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वो आपके पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुँच जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में आपके पहुँच जाएगा, ओके। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it expands. तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन से, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचा, हमारी पूरी बॉडी में। अब वहाँ पे आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक। ब्रेक डाउन होगा तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर करना है। तो वो क्या होगा कि आपकी जो वेना केवा है, मतलब कि वेन्स जो होती हैं, अभी हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या होगा कि जिसमें ऑक्सीजन है, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर आपके ब्लड वेजल्स के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, हमारे अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम। ये कौन सा चैम्बर है, राइट एट्रियम, ठीक। तो इस चैम्बर में आ जाएगा, ओके। एंड एज द राइट एट्रियम contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates, and this transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. तो फिर क्या होगा कि आपका जो भी ब्लड हमारी पूरी बॉडी से आया राइट एट्रियम में, अब राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ये ब्लड पंप करके आपका हार्ट कहाँ भेज देगा, लंग्स में, ताकि वहाँ पे जाके ये ऑक्सीजनेशन, इसका मतलब ऑक्सीजनेशन का मतलब ये होगा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए और फिर उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए, और फिर से वही साइकिल रिपीट होगी। फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आएगा राइट एट्रियम में, और फिर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद ये फिर से पूरी बॉडी में, फिर पूरी बॉडी से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और उसके बाद वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वहाँ से हार्ट, और ये आपका जो प्रोसेस है वो आपका रिपीट होता रहेगा, ओके। This since ventricles have to pump the blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria do, ठीक। तो आपके ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एट्रियम होते हैं, और नीचे वाले ये जो पार्ट हैं ये वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इनकी जो आप वॉल्स हैं देख सकते हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये एट्रियम आपका पुश करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, और ये एट्रियम आपका पुश करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी आपके आपके लंग्स तक, ठीक। तो मतलब कि इनको ज़्यादा आपका वो लगाना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से इनका जो क्या होती है, जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक। Valves ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricles contract. तो यहाँ पे कुछ वाल्व से आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये जो है यहाँ पे वेंट्रिकल और एट्रिया के बीच में कुछ वाल्व्स होते हैं, ताकि एक बार जब ब्लड आ जाए अंदर तो वापस उसका बैक फ्लो ना हो, ओके। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। तो मतलब जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मतलब कि इंटर हो जाता है लंग्स में, फिर क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। हमने ये ऊपर देखा था कि यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपका क्या किया गया है, यहाँ पे सेपरेट किया गया है, ताकि जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो, वो हमेशा अलग रहें। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body, और इसके वजह से आपका ऑक्सीजन मतलब अच्छी तरीके से पूरे बॉडी तक मतलब पूरी सेल्स तक पहुंच जाता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, और ये उन एनिमल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जो कि जिनको एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ठीक। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर
मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसकी वजह से हमको ये मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होना चाहिए। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनका वो ये एनर्जी उनको रिक्वायर्ड नहीं होती है कि वो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करें, क्योंकि वो इस एनर्जी का मतलब उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो उसको मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए इस वजह से उनको इस एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। सो सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और many reptiles have three chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams। और इसी वजह से जैसे कि इसके एग्जाम्पल कुछ हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ठीक, जिनका बॉडी टेम्परेचर आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब अगर मिक्स भी हो जाए ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो उसको झेल सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर उतना कुछ असर नहीं होगा। Fishes on the other hand have only 2 chambers to their hearts and the blood pump to the gills is oxygenated there। और अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड क्या होता है उसको हम कहाँ पंप करते हैं, जो ब्लड होते हैं वो पंप कहाँ करते हैं अपने गिल्स से, और फिर वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन होता है एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, पूरी रेस्ट उसकी पूरी बॉडी में पहुँच जाता है, ठीक। thus the blood goes only once through the heart in the fish during the cycle of passes through the body। इस वजह से उनके मतलब इस साइकिल में सिर्फ हार्ट के पास उनके जो ब्लड है वो सिर्फ एक बार जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में तो जो ब्लड होता है वो 2 बार पहुंचता है हार्ट में, हार्ट के पास 2 बार पहुंचता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारे जो ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। उसको डबल सर्कुलेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट के पास 2 बार पहुंचता है। एक बार देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है हार्ट के पास, फिर वहाँ से वो आपके पूरे बॉडी में जाता है, फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से हार्ट के पास आता है और फिर वहाँ से वो आपके लंग्स के पास जाता है। इस वजह से हमारे एक साइकिल में आपका जो ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट के पास जाता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे ब्लड वेजल्स की, ठीक है। तो ब्लड वेजल्स हमने जैसे पढ़ा था कि अगर हम वाटर को पंप करते हैं तो हम पाइप्स लगाते हैं, इसीलिए जब हम ब्लड को पंप करेंगे अपने हार्ट के थ्रू तो उसके लिए भी कुछ पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पाइप्स ही क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है। हमारी मेन 2 ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। लेट्स स्टडी। आर्टरीज आर द वेजल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। और ये मान लीजिए यहाँ पे आपके लंग्स हैं, लंग्स हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारा बॉडी मतलब पूरी सेल्स हैं। तो एक बार आपका ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा और फिर इसके अंदर जाएगा आपके वेंट्रिकल्स में, और फिर वेंट्रिकल्स से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर एट्रियम के पास आएगा, और फिर एट्रियम से वेंट्रिकल के पास, और फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक। तो हमने इतना देखा था। तो अब यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज क्या करती हैं कि वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं, हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। एंड सिंस द ब्लड emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls। क्योंकि आपका जो ब्लड हम हार्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड हम ले जाते हैं पूरे बॉडी में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ही थिक और इलास्टिक होती हैं ताकि वो बर्स्ट ना करें, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है इसीलिए वो बहुत थिक होती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट।
और फिर यहाँ से ये तो मेन काम आपका होता है आर्टरी का कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचाते हैं, पूरी बॉडी में। तो ये काम किसका होता है, आर्टरी का। लेकिन जो वेन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से आपका ब्लड, आपके ब्लड को लेती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं, बैक टू द हार्ट, फिर वो हार्ट के पास उसको वापस ले जाती हैं। तो ये काम किसका होता है, वेन्स का। ठीक, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। उनको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी में मतलब जब हम आपका हार्ट पंप करते हैं तो वो हाई प्रेशर में होता है, लेकिन आपका जब बॉडी से पूरी सेल्स के से हार्ट के पास आपका जब आपका ब्लड जाता है तो वो ब्लड प्रेशर में नहीं होता है, इसीलिए वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो उतनी थिक नहीं होती हैं। इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर्स दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। इसके अलावा इसके बजाय उनके पास क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। ठीक है, वो वाल्व्स क्या करते हैं, वो वाल्व्स ये इंश्योर करते हैं कि एक बार जो ब्लड आपका चला गया है वो वापस उसका डायरेक्शन, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो वापस ना आए। ठीक, reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। तो जैसे कि हमने देखा कि मेन आर्टरी जो होती है जिसको हम आयोटा कहते हैं वो हमारे पूरी बॉडी तक, सेल्स तक आपका ब्लड को पहुंचाती है। तो वो क्या होता है कि जब वो बॉडी में जाती है ना तो वो बहुत सारे मतलब कि छोटे छोटे ब्लड वेजल्स में, थिन ब्लड वेजल्स में चेंज हो जाते हैं ताकि वो सारे जितने भी सेल्स हैं वो सब तक आपका ब्लड को पहुंचा सके। ठीक, और उसी स्मॉलेस्ट वेजल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक, और सबसे स्मॉलेस्ट वेजल जो होती है, ठीक, जिसके पास सिर्फ एक सेल का थिक आपका वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ और बिटवीन मटेरियल द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और जो भी एक्सचेंज होता है ब्लड और आपके सेल में वो किसके वॉल के थ्रू होता है, इसी कैपिलरी के वॉल के थ्रू होता है। इसी वजह से इसकी जो आपकी वॉल्स होती हैं, वाल्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आप क्या होती हैं, थिन होती हैं, ताकि आराम से एक्सचेंज जो है वो हो सके। एंड द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। और फिर कैपिलरीज क्या करती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं, जो कि आपका ब्लड ले जाए कहाँ, आपके पूरे ऑर्गन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाए, हार्ट तक, और फिर हार्ट से आपका फिर कहाँ पहुँचेगा वो, लंग्स तक, जहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन होगा। ओके, तो ये था आपका पूरा ब्लड वेजल्स। अब हम आते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। अगर मान लीजिए कि जो भी हमने सिस्टम बनाया है उसमें अगर कोई लीक हो जाता है, ठीक, तो क्या होगा। थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। मतलब कि जब हम कभी भी मतलब हमारे वेजल्स जो हैं वो जैसे कि अगर हम कभी हमारा कट हो जाता है या फिर हमें इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, हम स्टार्ट ब्लीडिंग मतलब ब्लड हमारा निकलने लगता है। अगर इसको रोका ना जाए तो पूरी पूरी बॉडी का ब्लड जो है हमारे बॉडी के बाहर हो जाएगा। ठीक, इसीलिए इसको मतलब इसको रोकना भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, और इसको हमको कम करना ज़रूरी है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द efficiency ऑफ पंपिंग सिस्टम। ब्लड तो आपका क्या, ब्लड तो हमारा लॉस होगा ही, इसके साथ ही साथ ये भी होता है कि आपका जो प्रेशर बना होता है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि प्रेशर एक बार जब ब्लड निकलने लगेगा तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा और उसकी वजह से ये पूरी पंपिंग सिस्टम को खराब कर सकता है। एंड टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाई हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। तो क्या होता है कि हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर कुछ प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, वो प्लेटलेट्स पूरी बॉडी में होती हैं। ठीक, और जहाँ कहीं भी अगर कोई लीक होता है तो वहाँ पे क्लॉटिंग करती हैं ब्लड का और उसका थक्का बनाती हैं और फिर उस इंजरी को क्या करती हैं, सही कर देती हैं। ठीक है, उस इंजरी को आपका फिर से मेंटेन कर देती हैं, रिपेयर कर देती हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।
Okay, so yeah, thank you and be happy.